पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा इस डीप डाइव लेक्चर में स्वागत है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर कल अचानक देश के सारे ट्रकों के पहिए थम जाएं और सारी मालगाड़ियां अपनी जगह पर रुक जाएं, तो क्या होगा? सतह पर देखने से तो शायद यही लगेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन असल में ना हमारे पास एक ऐसा छिपा हुआ परिवहन नेटवर्क है जिस पर कभी डामर नहीं बिछाया गया, फिर भी वो सदियों से देश का भार उठा रहा है। तो आज की हमारी चर्चा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल प्रमोशनल परीक्षाओं, मतलब विशेष रूप से जो LDC परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी के लिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा दी गई लेक्चर जानकारी पर आधारित है। जी, और आज हम भारत के भूगोल की गहराई में जाने वाले हैं। मतलब हम सिर्फ हवाई परिवहन, नदियों के किनारे बसे शहरों या राष्ट्रीय जलमार्गों की कोई उबाऊ सूची नहीं रटेंगे। हाँ, रटने से तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। सही कहा। हम असल में ये समझेंगे कि कोई शहर वहीं क्यों बसा जहां वो आज है। ये केवल याद करने वाला डेटा नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बहुत शानदार तरीका है कि भारत का बुनियादी ढांचा और हमारी सभ्यता भौगोलिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर इसी कनेक्शन को डिकोड करते हैं। सबसे तेज माध्यम यानी हवा से शुरुआत करते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों से। मैं हमेशा सोचता हूं कि हवाई अड्डे ना किसी भी शहर के विजिटिंग कार्ड की तरह होते हैं। बिल्कुल, विजिटिंग कार्ड ही तो है। वे शहर की पहली झलक देते हैं। हाँ, लेकिन क्या ये ध्यान देने योग्य नहीं है कि हमारे ज्यादातर हवाई अड्डों के नाम प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक हस्तियों के नाम पर रखे गए हैं, मतलब जो उस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है, क्योंकि जब हम इन 34 प्रमुख हवाई अड्डों को देखते हैं जिन्हें हमें परीक्षा के लिए याद रखना है, तो अगर हम इन्हें भौगोलिक या तार्किक समूहों में बांट लें तो ये रटने से ज्यादा एक कहानी जैसा लगता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत मुख्य भूमि से थोड़ा दूर अंडमान से करते हैं। हाँ, और ये नाम वहाँ के सेल्यूलर जेल और उनके संघर्ष के इतिहास को सीधे तौर पर दर्शाता है। अब अगर हम वहाँ से सीधे दक्षिण भारत की तरफ आएं, जहाँ शायद सबसे ज्यादा हलचल है। बिल्कुल, दक्षिण भारत में तो हवाई अड्डों का जाल बिछा है जी। जैसे तेलंगाना में हैदराबाद का राजीव गांधी हवाई अड्डा, और फिर कर्नाटक में बेंगलोर का केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। और केम्पेगौड़ा तो बेंगलोर शहर के संस्थापक थे ना? हाँ, एकदम सही। और कर्नाटक में ही व्यापार के लिए बहुत अहम मंगलौर हवाई अड्डा भी है। अब अगर हम केरल और तमिलनाडु की बात करें तो केरल में ही देखिए कितने सारे हैं। हाँ, केरल में तो लाइन लगी है। कोची में कोचीन हवाई अड्डा है। जी, कोचीन है, फिर कोझिकोड में कालीकट हवाई अड्डा है, तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम है, और एक नया कन्नूर हवाई अड्डा भी है। कमाल है। और तमिलनाडु में? तमिलनाडु में चेन्नई का मीनाम्बकम हवाई अड्डा है। इसके अलावा कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और मदुरै में भी हवाई अड्डे हैं। ये सभी औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। अच्छा, अगर हम उत्तर और मध्य भारत की तरफ चलें तो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो खैर सबको पता ही है। बिल्कुल, और उत्तर में सामरिक दृष्टि से श्रीनगर का हवाई अड्डा भी बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में आए तो भोपाल में राजा भोज के नाम पर हवाई अड्डा है। और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है ना? एकदम सही। और महाराष्ट्र की केंद्र में नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा है। अगर पंजाब की बात करें तो अमृतसर में गुरु रामदास जी हवाई अड्डा है, और चंडीगढ़ में शायद शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाँ, बिल्कुल वही। और यूपी में भी तो 2 बहुत प्रमुख हैं। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। और राजस्थान में जयपुर का हवाई अड्डा है। अब थोड़ा पश्चिम भारत का भी रुख कर ले। हाँ, पश्चिम भारत में गोड़ा का डेबोलीम हवाई अड्डा पर्यटकों के लिए बहुत जरूरी है। गुजरात में अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा है, और सूरत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। सूरत तो वैसे भी हीरों और कपड़ों के व्यापार का केंद्र है। और मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा तो भारत के सबसे व्यस्त द्वारों में से एक है ही। जी, और अगर हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा है। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। बिल्कुल। और बिहार के गया या बोध गया में जो हवाई अड्डा है वो बौद्ध सर्किट के लिए बहुत जरूरी है। पूर्वोत्तर में मणिपुर का तुलिहाल हवाई अड्डा है। और उड़ीसा में बीजू पटनायक हवाई अड्डा है ना? हाँ, उड़ीसा में बीजू पटनायक, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा हवाई अड्डे हैं। और एक वो भी तो है पश्चिम बंगाल में जो चिकन नेक के पास है। हाँ, सिलीगुड़ी का बागडोगरा हवाई अड्डा,
बहुत ही संवेदनशील जगह पर है। बिल्कुल। खैर, ये तो हो गई आसमान की बात। अब आसमान से थोड़ा जमीन और पानी की ओर आते हैं, क्योंकि बुनियादी नियम तो यही है ना कि शहर वहीं बसते हैं जहां मीठा पानी होता है। एकदम, पानी के बिना तो कोई सभ्यता पनप ही नहीं सकती। तो अगर हम इस पूरे डेटा को देखें जो पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स में दिया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियां ही भारत के शहरीकरण की असली रीढ़ हैं? इसमें कोई शक नहीं है। चलिए गंगा और उसकी सहायक नदियों से ही शुरू करते हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार और बद्रीनाथ गंगा के किनारे हैं। फिर जब गंगा यूपी में आती है तो कानपुर, प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं, कन्नौज, वाराणसी, फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ जैसे बड़े शहर उसी पर बसे। और बिहार में भी तो हाजीपुर और पटना दोनों गंगा के किनारे ही हैं। हाँ, और यमुना भी तो कम नहीं है। नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, औरैया और इटावा, ये सब यमुना के किनारे हैं। बिल्कुल। और यूपी की अन्य नदियों को देखें तो गोमती नदी पर जौनपुर है और सरयू नदी पर अयोध्या बसा हुआ है। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर कोलकाता है। राजस्थान में चंबल नदी के किनारे कोटा बसा है। पश्चिमी भारत की नदियों का क्या हाल है? पश्चिम में भी बहुत दिलचस्प है। गुजरात में साबरमती नदी पर अहमदाबाद है, विश्वामित्री नदी पर वडोदरा है। और ताप्ती नदी पर सूरत है ना? हाँ, ताप्ती पर सूरत। नर्मदा नदी पर गुजरात का भरूच और मध्य प्रदेश का जबलपुर स्थित है। दमन गंगा नदी पर दमन शहर है। महाराष्ट्र में नदियों का जाल बहुत घना है। मूथा नदी पर पुणे है, उल्हास नदी पर करजत, गोदावरी पर नासिक और नांदेड़ है, सावित्री नदी पर महाड़ है और कृष्णा नदी पर सांगली और कराड़ बसे हैं। अच्छा, दक्षिण और पूर्वी भारत की बात करें तो ओडिशा में महानदी पर कटक है और ब्राह्मणी नदी पर राउरकेला। राउरकेला का स्टील प्लांट तो उसी नदी के पानी पर निर्भर है। बिल्कुल। पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्रा नदी पर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी है। अब अगर तेलंगाना की ओर जाएं तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर निजामाबाद और राजमुंद्री हैं। पेन्नार नदी पर नेल्लोर है और कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा है। और तमिलनाडु की नदियां तो बहुत ही ऐतिहासिक हैं। वैगई नदी पर मदुरै बसा है, कावेरी पर तिरुचिरापल्ली और इरोड है। अडियार नदी पर चेन्नई है ना? जी हाँ, नोयाल नदी पर कोयम्बटूर है और थामीर परानी नदी पर तिरुनेलवेली है। बाप रे, इतना सारा डेटा। कर्नाटक में भी कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे वृषभावती नदी पर बैंगलोर है, नेत्रावती पर मंगलौर, तुंगा नदी पर शिमोगा है, भद्रा पर भद्रावती, तुंगभद्रा पर हॉस्पेट और काली नदी पर कारवार शहर है। और उत्तर में अगर वापस जाएं तो पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर है और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर श्रीनगर बसा है। बिल्कुल। ये सब देखकर समझ आता है कि नदियों के बिना इन शहरों का कोई वजूद ही नहीं होता। सही बात है। और नदियों के किनारे बसे शहरों से आगे बढ़ते हुए अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है। कैसे इन नदियों का उपयोग स्वयं एक परिवहन नेटवर्क के रूप में किया जाता है। मैं इन्हें सड़क विहीन राजमार्ग या हाईवेज विदाउट रोड्स कहता हूँ। ये नाम एकदम सटीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जल परिवहन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और 2008 में अचानक नए जलमार्गों को प्रस्तावित करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका सीधा सा कारण है लागत और पर्यावरण। भारी माल ढोने के लिए जल परिवहन सड़क या रेल के मुकाबले बहुत सस्ता होता है और 2008 तक आते आते सड़कों पर ट्रैफिक और प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि हमें विकल्पों की जरूरत थी। LDCE परीक्षाओं के लिए तो इन जलमार्गों की दूरियां और स्थापना वर्ष बहुत ही जरूरी हैं। तो चलिए इन 6 राष्ट्रीय जलमार्गों को जल्दी से कवर कर लेते हैं। जलमार्ग 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ये गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर है। हाँ, और इसकी दूरी 1620 किलोमीटर है और इसे 1986 में स्थापित किया गया था। फिर आता है जलमार्ग 2 जो सदिया से धुबरी तक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसकी दूरी 891 किलोमीटर है और ये 1988 में बना था। जलमार्ग 3 केरल में है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक। इसमें उद्योग मंडल और चंपाकारा नहरें आती हैं। इसकी दूरी 205 किलोमीटर है और इसे 1993 में स्थापित किया गया था। और जो 2008 वाले हैं जलमार्ग 4, ये काकीनाडा से मरकानम तक जाता है। इसमें गोदावरी और कृष्णा नदियां हैं। इसकी प्रस्तावित लंबाई
2890 किलोमीटर है। बिल्कुल। और जलमार्ग 5 भी 2008 में ही स्थापित हुआ। ये छरबतिया से धमरा तक है। इसमें ब्राह्मणी, महानदी और मताई नदी आती हैं। इसकी दूरी 623 किलोमीटर है। और आखिर में जलमार्ग 6 जो लखपुर से भांग तक है, बराक नदी पर। ये 121 किलोमीटर का है और अभी प्रस्तावित है। एकदम सही। ये सारे आंकड़े परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परीक्षाएं तथ्यात्मक सटीकता की मांग करती हैं। और इसीलिए ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स एलडीसी परीक्षाओं की तैयारी में बेहद उपयोगी और अचूक हैं। अगर आप सही से तैयारी करना चाहते हैं तो इन नोट्स का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। और सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, खुद को परखना भी ज़रूरी है। तो क्या हम एक छोटा सा क्विज ले लें? हाँ, क्यों नहीं। जो श्रोता जो उम्मीदवार हमें सुन रहे हैं उनके लिए चर्चा के बीच में एक छोटा सा ओरल क्विज। तो पहला सवाल ये है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसकी दूरी कितनी है? आप लोग अपने दिमाग में इसका जवाब सोच सकते हैं। इसका सही उत्तर है जलमार्ग 3 और इसकी दूरी 205 किलोमीटर है। बिल्कुल सही। अब सवाल 2, बीजू पटनायक हवाई अड्डा किस राज्य में है? ये तो हमने अभी डिस्कस किया था। इसका उत्तर है उड़ीसा या ओडिशा। और आखिरी सवाल, सवाल 3, राउरकेला किस नदी के किनारे बसा है? जहां वो बड़ा स्टील प्लांट है। इसका सही उत्तर है ब्रह्माणी नदी। मैं सभी उम्मीदवारों से कहूंगी कि इन सवालों के उत्तर दिमाग में बार बार दोहराएं, इससे बहुत मदद मिलेगी। एकदम। खैर, आज की चर्चा बहुत ही शानदार रही, लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो आज की चर्चा से प्रेरित है, लेकिन हमें एक कदम आगे सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, नदियां केवल शहरों को पानी नहीं देती और हवाई अड्डे केवल उड़ानें नहीं भरते। ये हमारी अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत की जीवित जीवन रेखाएं हैं। तो जरा सोचिए कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन और नदियों के घटते जल स्तर से हमारे ये पुराने राष्ट्रीय जलमार्ग और नदी किनारे बसे शहर कैसे प्रभावित हो सकते हैं। ये तो वाकई एक बहुत गंभीर सोचने वाला विषय है। बिल्कुल। खैर, आज के लिए बस इतना ही। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पोस्टल ज्ञान क्लासेस।